तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा आपके इस चैनल विधिशूल एकेडमी में। और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। ये टॉपिक में मैंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा है, जैसे पहले बता चुका हूँ। 10 टॉपिक हैं, 10 पार्ट से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है इसको, और ये पढ़ा है। ये कौन से लेक्चर्स हैं? ये मेरे लेक्चर्स हैं जो मैंने ऑफलाइन क्लास मैंने पढ़ाया था, उन वीडियोस को रिकॉर्ड कराया था, उनकी फिर एडिटिंग कराई थी ताकि आपके पास तक रेलिवेंट मटेरियल पहुंचे। है उनको डिवाइड किया था 10 पार्ट्स में, सो दैट आप बोर ना हो, एक बार में एक पार्ट करके अच्छे तरीके से बढ़ पाएँ आगे को। तो आपने अगर को डायरेक्ट पार्ट 8 पर आ गए तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा ये लेक्चर। इसको समझने के लिए आपको सीक्वेंस से ही समझना पड़ेगा। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, इस तरीके से समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये लेक्चर आपके लिए वेस्ट है। तो अगर आपको टॉपिक समझना है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर समझिएगा। और इससे पहले मैंने BNS का लेक्चर भी एक करे, ओनली BNS के रूप में ही पढ़ा रखा है, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं है जितने की ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है। होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा अभी तक। तो फिर मैं वही कहूँगा, देखिए मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग जज बने, और जज मेरे लेक्चर सुन करके नहीं बन सकते हैं आपको उसके लिए बहुत रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितना मैंने पढ़ा दिया उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, इतना कर लीजिए बस। बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए, उतने अच्छे तरीके से याद कर लीजिए जैसे कि 2 का पहाड़ा होता है। 2 का पहाड़ा मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का पहाड़ा सुनाऊँ अभी, तो अब तुरंत आप मुझे सुना देंगे। आप ये नहीं कहेंगे मुझे रिवीजन का टाइम चाहिए। उसी तरीके से जितने भी लॉ पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं, आपको उसी तरीके से आपको याद रखना है कि कहीं भी कभी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको आंसर कर पाऊंगा। तो विद these वर्ड्स, with these suggestions, you will keep in mind, I hope. Now let's start the part 8 of the culpable homicide. Basically this is illustration C. Please see this illustration C 299. A by shooting at foul with intent to kill and still it kills B who is behind a bush. Try to understand. A by shooting at a foul with intent to kill and steal it. What is the intention of the A? Intention of the A is to kill foul. Now kills B who is behind a bush. Who is killed? B. B is killed by the A, but A not knowing that he was there was no personal knowledge of the A कि whether he is there or not. समझ रहे हैं आप बात? ये नहीं तो in this case A will not be guilty for the causing death of the B because he has no personal knowledge that whether he is there or not. Also you go to the second B. Try to understand this point from illustration B as well. What I am trying to explain is this, what this is. Here knowledge refers to the personal knowledge of the person who does the act. जिसके कार्य से मृत्यु हुई है उसकी पर्सनल नॉलेज से मतलब है ना। And to understand this line, please go to explanation B now. A knows Z to be behind the bush. So he is the person who is behind the bush. In this photo, Dharmendra. Got it? He is the person who is behind the bush. Okay. Now he is shooting for fun. This fellow, this accused, has no knowledge that whether Dharmendra is there or not. Now this fellow, try to understand. A knows Z to be behind a bush, B does not know it. Intending to cause or knowing it to be likely to cause Z death induces B to fire at the bush. जो व्यक्ति फायर कर रहा है उसकी नॉलेज में नहीं है, उसकी पर्सनल नॉलेज में नहीं है कोई वहां पर व्यक्ति है। किसकी पर्सनल नॉलेज में है? इस व्यक्ति की, जो उसको इंड्यूस कर रहा है कि गोली चला सो दैट इसको मार पाए वो। तो यहां पर जो शूटर है, हु इज एक्टिंग, देयर इज एब्सेंस ऑफ हिज पर्सनल नॉलेज, therefore he will not be guilty for this offense. किसकी नॉलेज में था? इसकी नॉलेज में था. Who is inducing to this? Then this man can be held for guilty for his act. Are you getting this point or not? समझे? तो 2 व्यक्ति हैं, जो शूट कर रहा है उसकी पर्सनल नॉलेज में नहीं है कि कोई व्यक्ति झाड़ियों के पीछे भी है, तो इवन इफ ही किल्स हिम ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दिस. देख ले, पढ़ लेते, समझ लिए दोबारा. A knows Z to be behind a bush. किसको पता है? A को पता है. A knows Z, who Z
Z is the victim, B is the shooter, B does not know it. Got it? A induces B. It means it is in the personal knowledge of A that someone is Z is behind the bush. The person who is shooting, B fires. Who fires? B. Say this. So B fires, but B has no personal knowledge about the presence of any person behind the bush. Therefore, B will not be held guilty for this. I hope you got it now. समझ गए? Please raise hand देखिए. तो ध्यान रखना, जब भी कभी एग्जाम में आएगी नॉलेज वाली बात को, तो यू विल राइट दिस लैंग्वेज, दिस, ये लाइन आप लिखेंगे, हेयर नॉलेज रेफर्स टू दी पर्सनल नॉलेज ऑफ दिस. सही है? नाउ हम नॉलेज कब मानेंगे कि वेदर ही वॉज हैविंग नॉलेज और नॉट, व्हेन दिस इज देयर वाज सम काइंड ऑफ सर्टेनिटी कि ऐसा होगा, इन हालात में कोई व्यक्ति काम ऐसा करेगा तो ये माना जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये दिस, सी दिस केस, Mansell Playdell case. The accused kicked the abdomen of B with such violence as to cause fracture of 2 ribs and rupture of the spleen, which was normal. B died. In this case, what the A did? Accused did. Accused kicked the abdomen of B. पेट में लात मारी. समझे आप लोग? A ने क्या किया? A kicked the abdomen of B. Got it? क्या हुआ इसका रिजल्ट? That fracture of 2 ribs and rupture of spleen, that resulted into the fracture of ribs and the rupture of spleen, and because of that death occurred. You got it? In this case, it was held that accused knew that the abdomen is a most delicate and vulnerable part of the human body and should therefore be presumed, please focus कीजिएगा, and be presumed to have kicked with the knowledge that by so kicking he was likely to cause death. If you are kicking someone at his abdomen part, so it can be presumed on your part कि at least you were be having knowledge कि अगर मैं यहाँ किक करूँगा, है ना, तो यहाँ का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में क्या है, और विद the knowledge that he is likely by such act to cause death. If we can say कि he was having knowledge कि by his act he is likely to cause death, उसको अगर ऐसा ज्ञान होगा कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, तब हम उसको कल्पेबल होमिसाइड का गिल्टी ठहरा सकते हैं. अब इस केस में अगर कोई व्यक्ति पेट में किक मार रहा है ना, तो ये तो कहेगा नहीं देखो देखो मुझे ज्ञान है इस बात का, मैं जानता हूँ मर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कभी. आप एक्ट ऑफ द एक्यूज और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए प्रिज्यूम करते हैं कि भाई इसको पता होगा नहीं होगा. अगर कोई व्यक्ति किसी के पेट में लात मार रहा है तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उसको इस बात का ज्ञान रहा होगा कि भाई इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, है ना. तो ये नॉलेज लाइकलीहुड जो है ये, इसकी वजह से ही वॉज हेल्ड गिल्टी फॉर कल्पेबल होमिसाइड. यू गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट पढ़ लीजिए. देखिए, most interesting part is this: sometimes even gross negligence may amount to knowledge. It is important. knowledge वाली बात समझ में आ गई आपको? Now we are coming to next level now. gross negligence, इसको ऐसा समझिए आप. sometimes gross negligence may amount to knowledge. एक होता है negligent, क्या है, आप केयरलेस थे, है ना. केयरलेस को हिंदी में क्या बोलते हैं निवन? लापरवाह थे. एक होती है ग्रोस नेग्लिजेंस, इसको क्या बोलेंगे? अति लापरवाही. वेरी गुड, अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, लापरवाही अति लापरवाही. जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, है ना, आपसे कोई क्वेश्चन में आपने ऊपर लिखा, आपने सॉल्व कर लिया, आंसर वाज बी, लेकिन आपने उसमें नीचे अगर गोले में ए की जगह बी कर दिया, बी आंसर था, सी गोला कर दिया, तो मैं कहूँगा ये लापरवाही नहीं है, ये अति लापरवाही है. क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सारे काम सही कर लिए, फिर भी आप आंसर गलत कर रहे हैं, गोला गलत भर रहे हो, ये अति लापरवाही है. ठीक है. लापरवाही क्या हुआ? करेक्ट नोट करेक्ट में ध्यान नहीं रखा, जो लापरवाही होगी भी सर ध्यान नहीं रखा. लेकिन क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, तब भी गोला भरते हुए गलत करके आ रहे हो,
इट इज द केस ऑफ अति लापरवाही, ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब समझिए इसको, वो तो मैंने समझा दी बात आपको। इसको समझिए क्या है कि लॉ ये है कि अगर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हैं, जरूरत से ज्यादा नेग्लिजेंट हैं, तो ये मान लेंगे कि आपकी ग्रॉस नेग्लिजेंट का आपको पता होगा कि नॉलेज, ग्रॉस नेग्लिजेंस में अमाउंट टू नॉलेज। लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे आप, समटाइम्स इवन ग्रॉस नेग्लिजेंस में अमाउंट टू नॉलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक व्यक्ति ने जम के विस्की पी, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल्स। अब जब उसको लग गया कि मैं अपने काबू से बाहर हूं, तब उसने अपनी ड्राइविंग स्किल्स के लिए, एक बड़े सुपरस्टार भी आप जानते हैं, है कि नहीं है, या बहुत बड़े अमीर ज़्यादा का केस भी आ चुका है इस बारे में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सी, आप भयंकर रूप से शराब पी करके आप रोड पर आते हैं। नाउ यू कैन नॉट से आई वॉज, और किसी की डेथ कर देते हैं, यू कैन नॉट से यू आर नेग्लिजेंट, यू वर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, बिकॉज इट कैन बी प्रिज्यूम्ड यू न्यू कि आपकी उस अति लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो समटाइम्स ग्रॉस नेग्लिजेंस में अमाउंट टू नॉलेज। केस का नाम है कंगला, समझिए, कंगले जी की मेहरबानी। द एक्यूज स्ट्रक ए मैन विद ए क्लब। एक्यूज ने एक व्यक्ति को लाठी से प्रहार किया। ए मैन बोनाफाइड बिलीविंग दैट द ऑब्जेक्ट वाज नॉट ए ह्यूमन बीइंग बट समथिंग सुपरनेचुरल। समझे आप क्या समझा? मुक्तेश बाबू ने एक लाठी उठाई और दे दबा उस पर प्रहार कर दिया। समझा कि ये इंसान नहीं है, वो किसी भूत को मार रहे हैं। ऐसे भूत को मार ही सकते हो बेचारे, अगर होता हो तो ये। तो what he considered it is a supernatural thing. Accused struck a man with a club, bona fide believing that the object was not a human being but something supernatural. But through terror, without taking any steps to satisfy himself that it was not a human being. कोई उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया कि भाई ये इंसान है, चीख भी रहा है, भूत थोड़ी चीखेगा, है ना, चीख रहे, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया और उसको लाठी से मारा, उस जैसे उसकी डेथ हो गई। नाउ इट इज द केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। आपको अरे 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 तुम मर गए, तुम इंसान हो मैं तो भूत हो, ऐसे नहीं कह सकते आप, है ना। सो दिस इज व्हाट ग्रॉस नेग्लिजेंस। इफ यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, नॉलेज विल बी प्रिज्यूम्ड ऑन योर पार्ट, कि आपको ज्ञान रहा होगा। इफ ए पर्सन एक्ट्स नेग्लिजेंटली, if a person acts negligently or without exercising due care and caution, then he will be presumed to have knowledge of the consequences of arising from his act. जो उसके कार्य के कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। तुम्हें पता था, इतनी लापरवाही से ग्रॉस नेग्लिजेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे कार्यों का परिणाम क्या हो सकता है। समझे बात ये? तो इसको समझ में कि विदाउट वेरीफाइंग, कि आप मान के चलेंगे सुपर नेचुरल उसकी डेथ कर दी। और देखते हैं, देखिए अभी अभी, सिंस ही हैड एक्टेड ग्रॉस नेग्लिजेंस विदाउट सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द ऑब्जेक्ट विच ही स्ट्रक, ही वाज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देखिए नाउ किताबी मुंडल, द एक्यूज किक्ड हिज वाइफ एज अबाउट 9 years। 9 वर्ष की अपनी पत्नी को उसने, जालिम इंसान ने किक किया। ऑन हर बैक विद हिज बेयर फुट, नंगे पैर से। नो, पुराने जमाने की बात है, 1879, जब 9-10 साल 8 साल में शादियां हो जाती थी। सो शी फेल डाउन एंड डाइड इमीडिएटली। उसके प्रहार से लड़की वो गिरी और वो तुरंत मर गई। इसमें समझ में आई बात? नाउ he was held guilty of culpable homicide not amounting to murder because to kick a girl of tender age, to kick a girl of tender age with such force as to produce rupture of abdomen in a healthy subject is an act of such character that no reasonable man could be ignorant of the likelihood of its causing death। पढ़ दिया मैंने आपके लिए, ये समझिए आप ये कि भले ही किसी हेल्दी आदमी को फर्क ना पड़ता हो, लेकिन एक 9 साल की बच्ची को अगर आप इस तरह से मारेंगे तो नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम्ड ऑन योर पार्ट, यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन योर वे। समझ में आई बात आपको? और देख लीजिए नेक्स्ट, लक्ष्मण कालू। लक्ष्मण कालू,
इतने सारे केस तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और ये सारे केसेस आपके प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं कि भाई ये केस के फैक्ट्स दे देंगे आपको और पूछेंगे व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड। सही है। दिस ए हैड गोन टू हिज फादर इन लॉज टू फैच हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गए। देयर वाज सम क्वारल, देखो लड़ता किस बात पर है ये, देयर वाज सम क्वारल बिटवीन ए एंड हिज ब्रदर इन लॉ बी, साले साहब से लड़ाई हो गई। देयर वाज अ क्वारल बिटवीन ए, जाहिर बात है इनका हक बनता है लड़ने का ससुराल में जाकर के, है कि नहीं? ये हमारे मन सोसाइटी में भी तो होता है, दामाद का मतलब समथिंग, मतलब उसे सारे अधिकार हैं धमकाने का, गुर्राने का, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ जी। देयर वाज सम क्वारल बिटवीन ए एंड हिज ब्रदर इन लॉ बी ऑन द क्वेश्चन वेदर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर हिज वाइफ शुड अकम्पनी हिम बाय द नाइट ट्रेन ऑन द सेम डे और बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन। लड़ाई का मुद्दा क्या है, रात को मेरे साथ चलेगी या सुबह जाएगी। इस मुद्दे पर जो है अनुराग भाई साहब ये गुस्से में आ गए, समझे, और गुस्से में आ जाए तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग द quarrel अनुराग लॉस्ट हिज टेम्पर एंड गेव वन ब्लो विद ए नाइफ ऑन द चेस्ट ऑफ बी। ए लॉस्ट हिज टेम्पर एंड गेव वन ब्लो विद ए नाइफ ऑन द चेस्ट ऑफ बी, अपने साले साहब की छाती में छुरा घोंप दिया कि रात को ही लेके जाऊंगा, क्या है मार के जाओ, ठीक है। विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इन दिस केस ऑल्सो इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज गिल्टी अंडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द दिस। कर लेंगे आप। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत वीडियो पसंद आया होगा, आई नो इट। तो प्लीज़ आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट करने हैं यूट्यूब पर, आपको कमेंट करने हैं गूगल रिव्यूज़ पर, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों से शेयर करनी है। देखिए, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, खुशियाँ बढ़ाने से बढ़ती हैं हमेशा। तो हो सकता है आपके माध्यम से आपके दोस्तों तक बात जाए और उनके जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन आ पाए। हमारा एक ही मकसद है, the best quality education should reach to everyone, and that is without cost. You need not to pay any penny for coaching, at least for the law coaching, to anyone. I believe आप कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी हम बढ़ेंगे इसके बाद में पार्ट 9 की तरफ बढ़ेंगे, और मत भूलिएगा आपको पार्ट 1 से पार्ट 8 तक आपने कवर जरूर कर रखा होगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।